जब हम सैमसंग का नाम सुनते हैं तो जाहिर है दिमाग में स्मार्टफोन्स और टीवी ही आते हैं। एक बहुत बड़ी जानी मानी टेक कंपनी। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, चलिए आज इस छिपे हुए साम्राज्य की गहराइयों में उतरते हैं। जरा सोचिए, नूडल्स, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत और एक स्मार्टफोन, इन तीनों में जो बिल्कुल ही अलग अलग चीजें हैं, आखिर क्या कॉमन हो सकता है? इसका जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। जवाब है सैमसंग। और हम यहाँ सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े फैले हुए साम्राज्य की, जिसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही हमारी नजरों के सामने होता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, सैमसंग की जड़ों तक चलते हैं। ये वाकई में हैरान करने वाली बात है कि कैसे एक छोटी सी किराने की दुकान आज एक ग्लोबल पावर बन गई है। इसके फाउंडर ली ब्यंग-चुल की सोच बहुत आगे की थी, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी बहुत पहले। उन्होंने शुरुआत की नूडल्स और सूखी मछली बेचने से, फिर चीनी बनाने के काम में आए और फिर कपड़ों के कारोबार में। मतलब एक ऐसी स्ट्रैटेजी थी जिसने कंपनी को शुरुआती दौर में न सिर्फ जिंदा रखा बल्कि आगे भी बढ़ाया। और उनका विजन तो कंपनी के नाम में ही छिपा हुआ था। सैमसंग का मतलब है 3 सितारे। कोरियन कल्चर में 3 का मतलब होता है कुछ बहुत बड़ा और पावरफुल, और सितारा मतलब जो हमेशा रहे। तो प्लान शुरू से ही बहुत बड़ा था और ये विजन हकीकत बना। ज्यादातर लोग सैमसंग को सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जानते हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये कंपनी समुद्र में तैरने वाले बड़े बड़े जहाज बनाती है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, वो भी इन्होंने ही बनाई है। यही नहीं, इनका अपना थीम पार्क है, होटल्स हैं, अस्पताल हैं। ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। तो सुनने में ये एक जबरदस्त सक्सेस स्टोरी लगती है। लेकिन जैसा कि सोर्स में कहा गया है, ये पूरी कहानी नहीं है। यहाँ से कहानी एक नया और काफी कंट्रोवर्शियल मोड़ लेती है। सैमसंग के इस हैरान कर देने वाली ग्रोथ के पीछे सिर्फ बिजनेस की समझ ही नहीं थी, बल्कि सरकार के साथ एक बहुत ही खास रिश्ता भी था। आइए समझते हैं कि ये रिश्ता आखिर काम कैसे करता था। इस रिश्ते को समझने के लिए चेबोल शब्द को समझना बहुत जरूरी है। चेबोल साउथ कोरिया के उन विशाल परिवार संचालित बिजनेस ग्रुप्स को कहते हैं जो सरकार के करीबी सहयोग से फले फूले हैं, और सैमसंग इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो सरकार ने सैमसंग की मदद कैसे की? पहली बात, उन्हें बिजनेस बढ़ाने के लिए बहुत ही आसान शर्तों पर लोन दिए गए। दूसरी बात, उन्हें स्पेशल टैक्स में छूट मिली, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस पर सीधा 50% की कटौती। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, उन्हें विदेशी कंपटीशन से पूरी तरह बचाया गया। मतलब जापान जैसे राइवल्स के प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया गया। और इस जबरदस्त सपोर्ट का नतीजा 2014 में साउथ कोरिया की पूरी इकोनॉमी का लगभग 17% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सैमसंग के बिजनेसेस से आता था। सोचकर देखिए, एक अकेली कंपनी पर पूरे देश की इतनी बड़ी निर्भरता। सरकार के साथ ये जो नज़दीकी थी वो सिर्फ फायदों तक ही सीमित नहीं रही, ये करप्शन और फिर माफी के एक ऐसे पैटर्न में बदल गई जो कंपनी के फाउंडिंग परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। ये पैटर्न देखिए, फाउंडर के बेटे ली कुन ही और फिर उनके पोते ली जे योंग, दोनों पर रिश्वतखोरी और गबन जैसे लगभग एक जैसे ही आरोप लगे। और पिता को तो दोषी पाए जाने के बाद भी 2-2 बार राष्ट्रपति से माफी मिल गई। हालात ऐसे बन गए कि एक आर्टिकल में यहाँ तक कहा गया कि सैमसंग का चेयरमैन साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट से ज्यादा पावरफुल है। इससे पता चलता है कि लोगों की नज़र में कंपनी का असर कितना ज्यादा है, जैसे देश के अंदर ही एक और देश। तो इतने सालों से जो ये तेज कॉर्पोरेट कल्चर बना था, जो दबाव था, उसका एक बड़ा नतीजा सामने आया गैलेक्सी नोट 7 की तबाही के रूप में। ये एक केस स्टडी है कि जब चीजें गलत होती हैं तो कितनी बुरी तरह से गलत हो सकती हैं। इसकी जड़ें थीं एप्पल के साथ दुश्मनी में। एप्पल ने सैमसंग को नकलची कहा और इसके जवाब में सैमसंग एक आईफोन किलर बनाने के लिए बेताब हो गया। इंजीनियर्स पर इतना ज्यादा दबाव डाला गया कि नोट 7 को बाजार में लाने की जल्दबाजी में क्वालिटी को नजरअंदाज कर दिया गया, और फिर हर तरफ से फोन के फटने की खबरें आने लगी। और इसका नतीजा भयानक था। कंपनी को $5 बिलियन से ज्यादा का फाइनेंशियल नुकसान हुआ। लाखों फोन वापस मंगाने पड़े, और ब्रांड की इमेज को जो नुकसान पहुंचा वो तो शायद उससे भी कहीं बड़ा था। और इस मुश्किल को संभालने का उनका तरीका भी बहुत अजीब था। जब लोगों ने मजाक में वीडियो गेम में नोट 7 को ग्रेनेड की तरह इस्तेमाल करते हुए वीडियो बनाए, तो सैमसंग ने उन्हें सेंसर करने की कोशिश की, जिससे मामला और भी बिगड़ गया। तो आखिर में हम सैमसंग की एक दोहरी पहचान देखते हैं।
एक तरफ ये नेशनल प्राइड का सोर्स है, एक ऐसी कंपनी जिसने साउथ कोरिया को दुनिया में पहचान दिलाई, और दूसरी तरफ ये अनियंत्रित पावर और करप्शन का भी प्रतीक है। और ये हमें सोर्स के आखिरी विचार पर लाता है, जो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या कोई भी अपने छोटे से बिजनेस को एक विशाल साम्राज्य में बदल सकता है जब तक कि वो अपने देश के राष्ट्रपति का अच्छा दोस्त हो? ये एक सोचने वाली बात है ना?